नमस्कार दोस्तों, 24 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है रीकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। देखिए, चूंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की वजह से इंडिया में बहुत से स्टेट्स में बहुत से लोकलाइज्ड लेवल पे लॉकडाउन लगे हुए हैं। तो अब जो पहले ग्रोथ पैरामीटर्स एसेस किए जा रहे थे इंडियन इकोनॉमी के, उन ग्रोथ पैरामीटर्स को रीअसेस करने की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक सर्वे, इन्होंने जो भी ग्रोथ पैरामीटर्स दिए थे इंडियन इकोनॉमी के, उनको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है, रीप्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। चूंकि अब ऑब्वियस ही बात है, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट तो आएगा ही। तो रियल जीडीपी और हमारा जो इन्फ्लेशन वाली जीडीपी है 2019-20 की, 2020-21 की, 2021-22 की, इसके बीच में कुछ कंपैरिजंस, और जो बजटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार ने जितना फिक्स किया है उस बजटेड एक्सपेंडिचर को अगर ना चेंज करें और अभी के हिसाब से जो इकोनॉमी बढ़ने का हमारे सामने चांस है उसके हिसाब से देखें तो कितना परसेंट फिजिकल डेफिसिट हमारा बदल जाएगा, और आगे आने वाले समय में वैक्सीनेशन पे पैसा आगे खर्च करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे डॉक्टर सी रंगराजन साहब ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो ये आर्टिकल थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा इसको समझने में परेशानी होगी आप लोगों को, अगर आप लोग नंबर से अच्छे नहीं हो तो, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट भाषा में इसको समझाऊंगा। नेक्स्ट, कोविड-19 ब्लैक मार्केट बूम। तो भैया, कोविड-19 के समय पे जब लोग मर रहे हैं, कुछ ऐसे अनस्क्रपुलस एलिमेंट भी हैं हमारी सोसाइटी के जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से। तो उसको यहाँ पॉइंट आउट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई कैसे इन सब चीज़ों से लड़ा जा सकता है और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो हिला हुआ है, किस प्रकार की चीज़ें पनप पा रही हैं। तीसरा आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो भी कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड है, म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस से रिलेटेड है। म्यूकोरमाइकोसिस में डायबिटीज़ की यहाँ पे बात की गई और डायबिटीज़ के रिस्पेक्ट में म्यूकोरमाइकोसिस में एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका रेफरेंस भी आपको दे दूंगा। और चौथा आर्टिकल गारंटर बिहेवियर, ये मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था व्हेन डिस्कसिंग करंट अफेयर्स, कि भाई जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जाके लोन लेते हैं बैंकों से, तो इन कॉरपोरेट्स की कुछ लोग पर्सनल कैपेसिटी में गारंटी देते हैं। वो जो लोग इनकी गारंटी देते हैं उनकी खुद की कोई दूसरी कंपनी अच्छी चल रही होती है। तो अगर जिसकी गारंटी इन्होंने दी वो कंपनी बैठ जाती है तो पैसा इन गारंटर से भी वसूला जा सकता है। ऐसा 2019 के नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने बोल दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर हामी दे दी है। तो चलिए पहले आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। 4 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल है रीकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में चाहिए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अपने आप मैसेजेस भेज सकते हैं, अगर आपके मैसेजेस इनफ लगे, अच्छे लगे, सबके काम के लगे, तो मैं उसके ऊपर एक छोटी वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा ताकि बाकी लोग भी आपके सवाल से और आंसर से बेनिफिट कर सकें मेरे। और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो भैया शुरुआत करते हैं रीकैलिब्रेट ग्रोथ, रीप्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर से। सेकेंड वेव कोरोना वायरस की पूरे देश भर में कहीं ना कहीं परेशान कर ही रही है। स्टेट्स में लॉकडाउन लग गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही है। तो अब तक जो भी नेशनल एजेंसीज़ ने, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने फिस्कल प्रोजेक्शन दिए हैं, प्लस हमारी सरकार का जो बजट आया है 2021-22 का, इनके ऊपर थोड़ी बात करनी ज़रूरी होती है और इनको थोड़ा सा मॉडिफाई या फिर अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज कर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लॉकडाउन और चेंज इकोनॉमिक सिनारियो आ रहा है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। अब यहाँ पे बताया है कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 2021-22 के लिए 12.5% पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 10.5% पे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक सर्वे द्वारा 11% पे। अगर आप मूडी एजेंसी की बात करो तो इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को 2021-22 के लिए गेस किया है एट 9.3%। तो ये तो भाई इनके असेसमेंट्स है। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो 2019-20 में अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को देखा जाए 2011-12 के प्राइसेस के हिसाब से, मतलब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2011-12 बेस प्राइसेस है, तो कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट और करंट में फर्क ये होता है, करंट में मार्केट प्राइस के हिसाब से आप जीडीपी के ओवरऑल साइज को पता करते हो और कांस्टेंट में जो बेस ईयर था उसके प्राइस के हिसाब से, मतलब आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो।
तो मान लो बेस ईयर 2011-12 है और उस समय पे एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है और 2021 में उस पेन की कॉस्ट 14 रुपए हो गई है, तो ये जो एक्स्ट्रा 4 है ना, ये काउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि दिस इज बेसिकली इन्फ्लेशन। तो 2011-12 में जो चीज़ों के दाम थे, उस दाम के हिसाब से आज की डेट में जीडीपी क्या होगी, उसको आप कांस्टेंट प्राइस से बोलते हो, इन्फ्लेशन को निगेट करके बोलते हो जीडीपी टोटल। तो भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2019-20 की अगर आप बात करो, जो इंडिया की जीडीपी है वो 8.7% से अगर बढ़ती है तो उस केस में हम 2019-20 के लेवल पर रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 8.7%, ये वाला जो 8.7% है ना, और ये वाला जो 12.5%, 10.5%, 11% है, इसमें मैं फर्क बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको समझना ये होगा कि 2019-20 में जो हमारी जीडीपी थी 2020-21 में कम हुई। अभी 2020-21 के कंपैरिजन में 2021-22 में जीडीपी बढ़नी पड़ेगी। अब वो कितनी बढ़ेगी, कम से कम 2019-20 वाले जीडीपी के लेवल पे रह जाए तो कम से कम 8.7% बढ़नी पड़ेगी। तो मतलब कि ये 8.7% की, ध्यान समझिए, 8.7% का जो परसेंटेज इंक्रीज है ना 2021-22 का व्हेन कंपेयर टू 2020-21, ये जरूरी है इस बात के लिए कि हम कम से कम 2019-20 वाली इकोनॉमी के लेवल पे तो रहें, क्योंकि 2019-20 के बाद इकोनॉमी 8 से 10% नीचे गिरी है। तो इस बार उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाएं 2020-21 के रिस्पेक्ट में कि कम से कम 2019-20 के लेवल पे रहें, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है 8.7%। लेकिन ये 8.7% की लेवल ऑफ ग्रोथ भी तब होगी जब सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर में इकोनॉमी नॉर्मलाइज हो जाए। और अभी के लिए आप देख सकते हो कि देश के बहुत से हिस्सों में लॉकडाउन लगे हुए हैं और आगे ये हर तरीके से पूरे देश से ये लॉकडाउन हट जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी भी कोरोना के इन्फेक्शन इंडिया में कम नहीं हुए हैं। और अब तो कोरोना से एसोसिएटेड एक और प्रॉब्लम सामने आ रही है, म्यूकोरमाइकोसिस की। कुछ और फिगर्स देख लेते हैं। 2019-20 की जो रियल जीडीपी थी ना, वो 145.7 लाख करोड़ थी एट 2011-12 प्राइसेस, मतलब इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है। ओके। और 2020-21 में ये 134.1 लाख करोड़ हो गई, मतलब कम हो गई। ये भी रियल जीडीपी है। कौन से बेस को लेके, 2011-12 प्राइसेस को लेके, कांस्टेंट फैक्टर पे। मतलब ओवरऑल ये जो 145.7 लाख करोड़ है ये ज्यादा होगा, लेकिन हमने इन्फ्लेशन को हटा दिया, 2011-12 प्राइसेस पे चेक किया तो 2019-20 की रियल जीडीपी 145.7 लाख करोड़ 2019-20 की, और 2020-21 की 134.1 लाख करोड़, यानी कितने परसेंट की गिरावट आई, 8% की, -8% इज द कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये बोला जा रहा है कि जब 8.7% की ग्रोथ रेट होगी 2021-22 में, तब हम कहीं इस 145.7 लाख करोड़ पे पहुंच पाएंगे। ये पॉइंट यहां बताया जा रहा है। मतलब 145.7 से गिरे 134.1 पे, अब फिर 134.1 से 145.7 पे जाना है, तो ये 8.7% की ग्रोथ है। ओके। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है कि सबसे खास बात यहां पे ये है कि अगर अब आपको इस बार ये ग्रोथ रेट करनी है तो ये जो 8.7% है ना, ये रियल ग्रोथ रेट है। जो नॉमिनल ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है। 8.7% अगर रियल ग्रोथ है और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 4.5% का मान लो, तो कम से कम 13.5% की अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, तब हम 2019-20 वाली इकोनॉमी के लेवल पे पहुंच पाएंगे। हमारी केंद्र सरकार ने इस बार के यूनियन बजट में नॉमिनल ग्रोथ रेट को एज्यूम किया है 14.4%, और 13.5% तो हमको एनीवेज चाहिए अगर हमको अपनी इकोनॉमी को 2019-20 के लेवल पे पहुंचाना है। मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें से बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, फिर से समझिए। 2019-20 में जीडीपी 145.7 लाख करोड़, ये 145.7 लाख करोड़ इन्फ्लेशन को हटा के है। अगर इन्फ्लेशन के साथ मार्केट प्राइस पे जोड़ोगे तो इकोनॉमी का नंबर बड़ा होगा, बट इन्फ्लेशन हटा के बात की जा रही है, तभी लिखा हुआ है 2011 प्राइसेस। ये 145.7 लाख से गिर के पहुंच गया 134.8 लाख 2020-21 में, तो कि ये गिरा 8% से। अब फिर से इसको 134.8 से 145.7 पहुंचना है, तो कम से कम 8.7% का इंक्रीज चाहिए। बट चूंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, तो इन्फ्लेशन 4.5% है, तो ये मान के चल लीजिए कि कम से कम 13.5% का इंक्रीज होता है नॉमिनल जीडीपी, मतलब कि मार्केट रेट के हिसाब से। तो अगर
इस साल मार्केट रेट के हिसाब से 100 है तो अगले साल कम से कम 13.5% बढ़े तो ही हमको रियल ग्रोथ रेट मिल पाएगा 8.7% का, और तो हम फिर इस 145.7 लाख करोड़ पहुंच पाएंगे। मतलब 2021-22 में जो हमारी रियल जीडीपी होगी वो 145.7 लाख करोड़ होगी 2019-20 के। तो हमें नॉमिनल ग्रोथ चाहिए 13.5% पहुंचने के लिए, अगर हम 2019-20 के लेवल पे भी पहुंचना चाहते हैं तो, जबकि यूनियन बजट ने कहा कि 14.4% का नॉमिनल ग्रोथ होगा। अब क्या 14.4% का नॉमिनल ग्रोथ होगा, ये अपने आप में एक अलग बात है। 13.5% की अगर हम नॉमिनल ग्रोथ करते हैं तो एस्टिमेटेड जीडीपी 2021-22 की क्या होगी, 222.4 लाख करोड़ एट करंट प्राइसेस। अब आप बोलोगे सर कि 2019-20 में 145 लाख करोड़ और 2021-22 में 222.4 लाख करोड़, तो ये करंट प्राइस पे। करंट प्राइस मतलब कि इसमें मार्केट प्राइस है, मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। ओके, यही 222.4 लाख करोड़ में अगर आप इन्फ्लेशन फैक्टर को हटा देते हो, 2011-12 के प्राइसेस पे नापते हो, तो ये फिगर बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको ये वाले फिगर्स कम नजर आ रहे हैं, 145.7 लाख करोड़, चूंकि यहाँ पे ये फिगर्स में इन्फ्लेशन को हटा दिया गया है। ठीक है, दे आर एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ 2011-12। और ये जो 222 पॉइंट आप कह सकते हो कि 4 लाख करोड़ करंट प्राइसेस पे माना जा रहा है, ये आप कह सकते हो कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन, दीज आर करंट प्राइसेस। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया उस बजट में उन्होंने नॉमिनल ग्रोथ दिखाई 14.4% की, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये नॉमिनल ग्रोथ 13.5% की होती है और हम 2019-20 के बराबर पहुंच जाते हैं जैसे तैसे, तो ऐसे केसेस में हम कहीं ना कहीं सरकार ने जो 14.4% की नॉमिनल ग्रोथ एज्यूम की है उससे कम रहेंगे। उससे कम रहेंगे तो हमारे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों कम हो जाएंगे और हमारा फिजिकल डेफिसिट जितनी हमने एक्सपेक्ट की है उससे ज्यादा होगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूनियन बजट में कि नॉमिनल ग्रोथ रेट 14.4% होगी, बट अगर सिर्फ 13.5% की होती है तो उस केस में टैक्स रेवेन्यू भी कम होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कम होंगे और हमारे फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। आगे बात करते हैं। जो बजटेड ग्रॉस और नेट टैक्स रेवेन्यू है 2021-22 के, वो है 22.2 लाख करोड़ और 15.4 लाख करोड़। मतलब कि ग्रॉस टैक्स सरकार के पास, सरकार ने एज्यूम किया 2021-22 में आएगा 22.2 लाख करोड़ और नेट टैक्स आएगा 15.4 लाख करोड़। आप बोलोगे ग्रॉस नेट में क्या फर्क है, तो भाई टैक्स को वसूलने में बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। फिर जीएसटी जितना ग्रॉस आता है पूरा का पूरा सरकार का नहीं होता, जीएसटी रिफंड भी करना पड़ता है सरकार को। तो ऐसे केसेस में एक्चुअली में सरकार के पास कितना पैसा बचा, ये होता है आपका नेट टैक्स रेवेन्यू, जो कि 15.4 लाख करोड़ है। अब यहाँ पे दो चीजें बता रखी, टर्म्स ले रखी, एक तो है सेंट्रल बेसिक सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जिसको आप जीटीआर भी बोलते हो। हाँ, बात ये कि बॉयंसी फॉर जीटीआर का क्या मतलब हो गया। बॉयंसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जीडीपी बढ़ी 1 यूनिट से, तो टैक्स कलेक्शन कितनी यूनिट से बढ़ना चाहिए, तो इसको आप बॉयंसी बोलोगे। तो अगर बॉयंसी 1.2 बोली जा रही है तो फॉर हर 1 यूनिट इंक्रीज इन जीडीपी देयर इज अ 1.2 यूनिट इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। ये होता है आपका बॉयंसी। मतलब कि आपकी जीडीपी अगर 100% से बढ़ी तो 120% से बढ़ गया आपका टैक्स रेवेन्यू। दिस इज बेसिकली बॉयंसी। तो सरकार ने यूनियन बजट में बॉयंसी को एक्सपेक्ट किया है यहाँ पे 1.2 या फिर 120%, जो आप बोलना चाहो। ओके, अब मान लीजिए 1.2 की बॉयंसी आप पा भी लेते हो, ऐसा यहाँ पे रंगराजन साहब बोल रहे हैं। ओके, और द लोअर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ वुड एम्प्लाई अ जीटीआर ग्रोथ ऑफ 15.7% एज कंपेयर टू बजटेड ग्रोथ ऑफ 16.7%। क्या बोला जा रहा है कि भाई सरकार ने जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखी थी वो देखी थी 14.4%। यहाँ पे ऑथर कितनी लेके चल रहा है, यहाँ पे ऑथर लेके चल रहा है 13.5% की। तो जब सरकार ने माना कि 14.4% की नॉमिनल ग्रोथ रेट होगी जीडीपी में, तो उस हिसाब से जीटीआर का जो बजटेड ग्रोथ दिखा वो दिखा था 16.7% सरकार के हिसाब से। लेकिन रंगराजन साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम नॉमिनल ग्रोथ रेट माने 13.5% और जैसे तैसे इकोनॉमी को 2019-20 के बराबर कर दें, तब हमारा जीटीआर ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, 15.7%। मतलब यहाँ पे सरकार ने जो ग्रोथ के इंडिकेटर्स और फिगर दिखा रखे हैं, उन ग्रोथ के इंडिकेटर फिगर्स को थोड़ा कम कर रहे हैं रंगराजन साहब। क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये बोलना है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में जो सरकार ने एजम्पशन किया है जरूरी नहीं है कि हम उस एजम्पशन को पूरा कर सकें। तो बेटर ये है कि चीज़ों को थोड़ा नीचे करके देखो। रीजन बिंग लॉकडाउन के चलते थोड़ा बहुत तो चीज़ें नीचे जाएंगी ही जाएंगी।
तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप 13.5% का नॉमिनल ग्रोथ मानते हो, जो कि रंगराजन साहब बोल रहे हैं, तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में जो ग्रोथ होगी वो 15.7% की होगी, जब बॉयंसी आपने 1.2 मानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोरोना से पहले के जो 5 साल हैं वहां पे बॉयंसी का एवरेज है 0.9। तो अगर 1.2 की बॉयंसी नहीं रह पाती है, 0.9 की बॉयंसी रहती है, तो ये जो जीटीआर ग्रोथ रेट 15.7% निकल के आ रही है, जीडीपी ग्रोथ 13.5% के लिए, वो पहुंच जाएगी 12.2%। यानी कि सरकार ने बजट में 16.7% की ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ को एज्यूम कर रखा है। अगर नॉमिनल ग्रोथ रेट कम होती और हम 2019-20 के बराबर पहुंचते और टैक्स बॉयंसी 1.2 है, तब जीटीआर की ग्रोथ 15.7% होगी। जीटीआर मतलब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। और अगर बॉयंसी 0.9 पहुंच जाती है, मतलब जीडीपी 1 यूनिट बढ़ने पे टैक्स 0.9 बढ़ता है, मतलब कम हो जाती है, तो उस केस में जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू निकल के आएगा, नॉमिनल ग्रोथ रेट, वो 12.2% निकल के आएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो सेंटर का जीटीआर है, मतलब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, वो 21.3 लाख करोड़ हो जाएगा। और यहाँ पे सरकार ने एज्यूम कितना किया है, 22.2 लाख करोड़। तो सरकार ने जो बजट में 22.2 लाख करोड़ एज्यूम कर रखा है जीटीआर, वो इनकी मैथमेटिक्स के हिसाब से पहुंच जाएगा 21.3 लाख पे। तो 21.3 लाख और 22.2 लाख में लगभग 0.9 लाख करोड़, यानी 90,000 करोड़ रुपए का फर्क है। तो यहां सीधे सीधे 90,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है व्हेन इट कम्स टू टैक्स रेवेन्यूज। तो अब ये तो हमने बात कर ली भाई टैक्स रेवेन्यूज की। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। सरकार के पास केवल टैक्स से पैसा नहीं आता, सरकार के पास कुछ और मैकेनिज्म से भी पैसा आता है। तो कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी आते हैं सरकार के पास, कुछ सरकार के पास नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं। और सरकार ने यहाँ पे एज्यूम किया है इस बजट में 2021-22 के कि नॉन टैक्स रेवेन्यू इनके पास आएंगे 2.4 लाख करोड़ के, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स इनके पास आएंगी 1.9 लाख करोड़ की। अब ये जो फिगर्स 2.4 लाख करोड़ और 1.9 लाख करोड़ लिए हैं यहाँ पे सरकार ने, ये पिछले साल के रिस्पेक्ट में क्या ग्रोथ दिखा रहे हैं? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ दिखा रहा है 15.4%, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स की ग्रोथ दिखा रहा है 304.3%। तो ऐसा क्या सरकार यहाँ पे करने वाली है कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स में सरकार को 300% से भी ज्यादा पैसा आ जाएगा? तो यहाँ पे सरकार ने एक एम्बिशियस एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाया है। ये वही प्रोग्राम है जिसके चलते यहाँ पे सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसके चलते अपोजिशन और देश के लोग बोल रहे हैं कि सरकारी कंपनीज को बेच रहे हैं, प्राइवेट्स को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में एजिटेशन शुरू हो रहे हैं कि सरकार हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रही है, सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में बेचे दे रही है। एसेट मोनेटाइजेशन में क्या है कि जितने भी सरकारी एसेट्स हैं उनको किराए पे दिया जाएगा, उनको बेचा जाएगा। उसमें सरकारी ज़मीन हो सकती है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से सरकार को ये उम्मीद है कि वो 300% से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे व्हेन कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इस हिसाब से 1.9 लाख करोड़ बता दी उन्होंने नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। बट रंगराजन साहब का ये बोलना है कि ये जो साल है ना, ये कोविड-19 के चलते तबाह हो चुका है, और ना ही आप नॉन टैक्स रेवेन्यू लेके आ पाओगे 2.4 लाख करोड़ का, और ना ही नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ला पाओगे 1.9 लाख करोड़ की। तो ये क्या बता रहे हैं? अच्छा, हमने ये देखा कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स इतनी कैसे बढ़ा रही है सरकार, ये हमने देख लिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से बेसिस पे सरकार बोल रही है कि बढ़ जाएगा? तो भाई सरकार को लग रहा है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज से 60% ज़्यादा पैसा आएगा सरकार के पास, और नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से 44.1% पैसा आएगा डिविडेंड्स और प्रॉफिट में ज़्यादा। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे बहुत आराम से ये बोला जा सकता है कि जितना सरकार ने एस्टिमेट किया है नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का मिला के, तो ये 2.4 लाख करोड़ और 1.9 को आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा? 4.3 लाख करोड़। तो इस 4.3 लाख करोड़ में आराम से हमको 1.5 लाख करोड़ कम मिलेगा। तो 4.3 लाख करोड़ में 1.5 लाख करोड़ बता दो तो 2.8 लाख करोड़ मिले। मतलब सरकार ने भले ही बजट किया है नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स का 4.3 लाख करोड़, बट उसमें से मिलने केवल 2.8 लाख करोड़ मिलने वाला है। 1.5 लाख करोड़ बड़े आराम से कम मिलेगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अगर रंगराजन साहब वो बोलते हैं कि ये देखो 1.5 लाख करोड़ यहाँ कम हो रहा है, और अगर 0.6 लाख करोड़, वैसे तो हमने 0.9 लाख करोड़ किया था, बट यहाँ पे मान लो अगर ऑथर की बात माने तो अगर 6 लाख करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल माना जाता है इन टैक्स रेवेन्यूज,
सॉरी 0.6 लाख करोड़ का, और 1.5 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल माना जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स। तो जो टोटल शॉर्टफॉल हो जाएगा सरकार के पास वो 2.1 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब अब तक सरकार ने जो एज्यूम किया है बजट में कि उनके पास इतना पैसा आ जाएगा, उस पैसे में से आराम से 2.1 लाख करोड़ यहाँ कम होता नजर आ रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क आएगा। 2021-22 के जीडीपी का 6.76% एज्यूम किया है फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे किसने, सरकार ने। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप बजटेड नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को देखो और टैक्स, नॉन टैक्स और नॉन डेप्ट रिसोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उसको देखो, तो अब आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जीडीपी का 6.76% नहीं होगा फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी का 7.7% तक पहुंच सकता है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, अगर आप एक्सपेंडिचर को बजटेड लेवल पे रखते हो। और एक्सपेंडिचर को बजटेड लेवल पे रखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर बजट लेवल पे क्या मतलब हो गया कि बजट में सरकार ने फिक्स किया है कि भाई इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा, इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा, इसको इतना, इसको इतना, तो ये बजटेड एक्सपेंडिचर है। फिर उन्होंने बजटेड रेवेन्यू भी एज्यूम किया था कि हाँ भाई यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा। अभी जहाँ से जितना पैसा आएगा उसमें तो ऑलरेडी 2.1 लाख करोड़ कम हो रहा है, और जो आपको खर्चा करना है उसको आप कम कर नहीं सकते चूंकि कोरोना के चलते हालत सबकी खराब है। तो पहले जो फिजिकल डेफिसिट थी 6.76% की, वो 7.7% हो रही है। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपने जितना पैसा खर्चा किया और आपके पास जितना पैसा आया उसमें फर्क कितना है, ठीक है। तो वो जो बोरोइंग होती है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मार्केट से उठाना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को डील करने के लिए, उसी को आप फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे बोल देते हो, ठीक है भाई। तो ये सब बातें आप बताई जा रही हो, यही बोला जा रहा है कि प्रोटेक्टिंग टोटल एक्सपेंडिचर्स एट बजटेड लेवल इज हाउएवर इंपॉर्टेंट गिवन द नीड टू सपोर्ट द इकोनॉमी इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे रिप्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और एक पूरी की पूरी मैथ बता दी है यहाँ पे, और मैथ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पहुंचते हैं वैक्सीनेशन की बात करते हैं। क्योंकि जो सेकेंड वेव आई है नोवेल कोरोना वायरस की, इसने कहीं ना कहीं इंडिया का जो सीरियस अंडर कैपेसिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको पॉइंट आउट किया है, और पूरे चांसेस है कि एक तीसरी कोरोना की वेव भी आगे आ सकती है। तो हेल्थ और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन सप्लाईज, कोविड-19 की वैक्सीन और ड्रग्स को बनाना, ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सेंटर का 2021-22 का बजट बताता है कि भाई 71,269 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एक्सपेंडिचर को, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। इस 71,000 करोड़ में से जो बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 2,508 करोड़। ये इस बार का सरकार का एलोकेशन है। इस एलोकेशन को ऑब्वियस ही बात है पिछले साल से कंपेयर किया जाएगा। तो 2020-21 में जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक्सपेंडिचर था वो था 78,866 करोड़। तो पिछली साल था 78,866 करोड़ और इस साल है 71,269 करोड़। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर 7,500 करोड़ से लगभग गिर गया। और इस बार का जो बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो था भाई हमारा इस साल का बजटेड एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 2,508 करोड़। और पिछली बार यानी कि अगर आप 2020-21 बात करो तो उसका रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना था कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का, 4,233.5%। तो जो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर है 2020-21 का हेल्थ के ऊपर कैपिटल का, वो 4,233.5 है। और इस बार हमने कितना एस्टिमेट किया है, इस बार हमने एस्टिमेट किया है लगभग 1,724.8 करोड़ कम, क्योंकि इस बार का है 2,508 करोड़। तो 4,233.5 और 2,508 में कितना फर्क है, 1,724.8 करोड़। तो पिछली बार एक्चुअली में जितना पैसा खत्म हुआ 2020-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्थ में, उससे इस बार 1,724 करोड़ रुपया कम एलोकेट किया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 4,233 करोड़ रुपया कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में 2020-21 में एलोकेट किया गया था, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है। और इस बार बजटेड एस्टीमेट कितना है कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का, 2,508। तो पूरे चांसेस है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो सकता है सरकार जो बजटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2021-22 का वो रिवाइज के समय पे बढ़ा दे। तब हो सकता है कि ये जो 1,724.8 करोड़ का शॉर्टफॉल है ये आपको ना नजर आए। तो मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से इस बार के बजटेड कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के एस्टीमेट को कंपेयर किया जा रहा है। एक्चुअली में कंपैरिजन रिवाइज्ड एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट में होना चाहिए। तो पिछले साल रिवाइज्ड एस्टीमेट था 2020-21 में कैपिटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 4,233.5 करोड़, 4,233.5 करोड़।
इस बार रिवाइज्ड एस्टिमेट की फिगर का इस्तेमाल करते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है जब पूरा साल खत्म हो जाता है, उसके 3-4 महीने बाद। ओके, तो ये इन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर एक्चुअली में रंगराजन साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको इनफ पैसा एलोकेट नहीं किया गया, उसको और पैसा एलोकेट करने की जरूरत है, रीप्रायोरिटाइज करने की जरूरत है आपको एक्सपेंडिचर को। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में, नए नए हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, नए डॉक्टर्स, आप कह सकते हो नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनके लिए और अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। फिर ये वैक्सीन्स की भी बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का जो बजट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के हिसाब से वो 35,000 करोड़ का है। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए जो 12 साल से ज़्यादा की, तो 12 साल से ज़्यादा की इंडिया की पॉपुलेशन 109 करोड़ की, और हर पॉपुलेशन को 2 डोजेस देनी है, तो टोटल कितनी डोजेस होनी है? 218 करोड़। अभी हर डोज की कीमत अगर आप 300 रुपये मान लो, तो टोटल कितना खर्चा आ गया? 65,108 करोड़। और सरकार ने एलोकेट किया है कितना? 35,000 करोड़। तो यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि इस वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, ना कि राज्य सरकारों के ऊपर भेजना चाहिए थ्रू टेंडरिंग और थ्रू परचेजिंग फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो 35,000 करोड़ की बजाय 65,108 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए जाएं केंद्र सरकार के द्वारा, तो वैक्सीनेशन भी बड़े स्केल पे कराई जा सकती है, बशर्ते वैक्सीन सारी केंद्र सरकार खरीदे। अगर वैक्सीन राज्य की सरकारें खरीदेंगी तो वो महंगी पड़ेंगी और ओवरऑल खर्चा इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई, डिटेल में मैंने चीज़ें समझा दी। बड़ा आर्टिकल था इसलिए समय भी ज़्यादा लग गया। आगे चलते हैं। डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम एंड इंडिपेंडेंट विजिलेंस सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैपेबल ऑफ एफर्मेटिव आउटपुट्स आर सॉल्यूशन। कोविड-19 ब्लैक मार्केट की यहाँ पे बात की जा रही है। इस नोवल कोरोना वायरस के पैंडेमिक के समय पे, बस समझा देता हूँ कहानी की तरह, इस नोवल कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के समय, पैंडेमिक के समय, कुछ ऐसे भी प्रॉफिटियर्स निकल के आए हैं जो कि पेशेंट्स की मजबूरी का, फैमिलीज की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, ऑलरेडी मेडिसिन कम है, ऑक्सीजन बेड्स कम है, ऑक्सीजन सप्लाईज कम है, और यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। पॉलिटिशियंस के ट्विटर हैंडल्स पे, जो बड़े बड़े मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनके हैंडल्स पे जो जेन्युइन सोर्सेज हैं उनके हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो हेल्पलाइन नंबर्स एक्चुअली में मिल नहीं पाते हैं लोगों को, और एक्चुअली में लोगों के सामने ये अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। तो रामदेसिविर की अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो प्रॉपर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू लो, ना कि जो मार्केट में लोग उल्लू बना रहे हैं उनके थ्रू लो। यहाँ पे 2 वैक्सीन का नाम लिया गया है, एक तो है रामदेसिविर, ठीक है, एक और वैक्सीन है जिसका नाम है तोसिली, TOCILIZUMAB, तोसिलीजुमैब, ठीक है ना। तो ये वाली जो दवाई है, पैंडेमिक के बाद इनकी आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पिछले साल जुलाई 2020 में ये सुनने में आया था कि जो टोसिलीजुमैब दवाई है, इसके इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन सूरत और अहमदाबाद में बिक रहे थे। उस समय पे तो गुजरात फूड और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ लिया था, जुलाई 2020 की बात। और अब सुनने में आ रहा है कि अब भी बिक रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज और सॉल्ट को मिलाते हैं, उसको एक इंजेक्शन के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर एक फेक लेबल चिपका देते हैं ब्रांड का कि भाई हाँ ये इस ब्रांड का है, और इसको लोगों को बेचा जाता है। मुंबई के ब्लैक मार्केट में तो एक रामदेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के बीच का बिक रहा है, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो रामदेसिविर एक्चुअली में रामदेसिविर है या फिर ग्लूकोज और सॉल्ट घोल के मिला के दे दिया। कानपुर उत्तर प्रदेश में तो भैया जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केट बिल्कुल चालू है, गोडाउन फुल हो रखे हैं, उस ब्लैक मार्केट से महंगे में चीज़ें निकल रही हैं। 21 FIR हरियाणा पुलिस के द्वारा आपके साथ रजिस्टर की गई है इन मेडिकल इक्विपमेंट्स के स्पूरियस सेल को लेके। लोग बहुत उल्लू बन रहे हैं, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नाम के बेच दिया गया, सेलाइन वाटर बॉटल्स को रामदेसिविर बोल के बेच दिया गया, और भैया तगड़े पैसे कमाए गए, मतलब हज़ारों में बेचा गया, और बाद में पेशेंट्स को पता चला कि हम उल्ले बन गए हैं, हमें तो उल्लू बनाया गया है यहाँ पे। अब अगर नियम कानून देखे जाएं तो देखिए, रामदेसिविर को स्टेट्स में जो बांटने की अथॉरिटी वो लोकल गवर्नमेंट के पास है, कहीं ना कहीं स्टेट डिसीजन लेती है। और जब बात आती है ऑक्सीजन सप्लाईज देने की, ऑक्सीजन सिलेंडर देने की, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है यूनियन गवर्नमेंट की। अब कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट से और यूनियन गवर्नमेंट से मदद नहीं मिल रही, तभी तो लोग आप कह सकते हो फेक मेडिकल प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे हैं। अब जिसका नोन पर्सन हॉस्पिटल में कोविड की वजह से मर रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि भैया सरकार आ रही कि नहीं आ रही, उसको तो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन दिखेगा कि हाँ भाई इससे चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, तो वो उससे खरीद लेगा। कुल मिला के सरकार के सामने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम इस प्रकार के क्राइसिस के लिए तैयार थे नहीं, पिछले 1 साल में हमने किया नहीं, और अब
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ओवरवेल्म्ड है। हेल्पलाइन नंबर्स पे लगातार कॉल आते ही रहते हैं, कॉल कनेक्ट हो नहीं पाती। जिन लोगों की कॉल कनेक्ट हो भी जाती है और वो अपनी शिकायत दर्ज कर भी देते हैं, उनको भी समय पे चीज़ें नहीं पहुंचाई जा पाती, क्योंकि सरकार के पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो आप कह सकते हो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं हो पा रही है, और सबको कहीं ना कहीं मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। और इसके बीच में एक मार्केट, ब्लैक मार्केट यहाँ पे थ्राइव हो रहा है, और वो थ्राइव होगा ही होगा। क्यों होगा थ्राइव? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कंज्यूमर ड्रिवन है ये ब्लैक मार्केट, मांग है और उतनी आप कह सकते हो कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स की मांग है ब्लैक मार्केट्स में, और इसीलिए ब्लैक मार्केट्स थ्राइव कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक मार्केट्स में प्रॉब्लम है, चीज़ें महंगी मिलती हैं। अभी महंगी मिलने के बाद भी अगर जेन्युइन होने की कोई गारंटी होती तो वो भी बात होती है। अभी ग्लूकोज में नमक मिला के आपको राम दसवें बोल के बेच देंगे तो क्या ही मतलब है। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। प्लस हमारे देश में एक वीआईपी कल्चर है, जो एलीट लोग हैं उनके पास चीज़ें पहुँच जाती हैं, वो लोग चीज़ों को होर्ड करके अपने पास रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों का ट्रस्ट भी नहीं आ पा रहा है। जो लोअर क्लास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को नफरत भी करते हैं, घृणा के भाव से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत प्रोएक्टिवली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो सच में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन सोनू सूद भी चला रहे हैं। सोनू सूद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, आपने सुना ही होगा न्यूज़ में। तो अभी स्टेट मशीनरी जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये ज़रूरी है कि ये सरकारें आइडेंटिफाई करें ऐसे ग्रुप्स को, उनको ट्रेनिंग दें, उनको ऑप्टिमाइज़ करें, डिप्लॉय करें ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, ताकि कहीं ना कहीं सही समय पे मदद लोगों तक पहुंच पाए। फिर आप देखो, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनको रिस्पॉन्सिव कर रहना है अपने बिहेवियर को। जो भी लोगों की कंप्लेन आ रही है उनको एज सुन एज पॉसिबल आप रिकॉर्ड्स में लेके जाओ। अगर मान लो कि फ़ोन नहीं मिल पा रहा है तो उनकी तरफ से कोई मेल या रिटन मैसेज भी आ गया तो वो रिटन मैसेज भी रिकॉर्ड में जाना चाहिए, और प्रॉपर समय पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी होते ही उसको कॉन्टैक्ट करके उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। एक एक्सपर्ट प्लानिंग मॉडल की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि जुडिशली रिसोर्सेज को यहाँ पे एलोकेट करे, और कोई भी इलीगल डेविएशन इसमें ना हो। एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस सिस्टम होना चाहिए इस चीज़ को चेक करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो नहीं पा रहा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए, मतलब लोगों का सरकार के ऊपर भरोसा हो पाए। अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे जयेश रंजन साहब ने कही हैं। जयेश रंजन साहब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन में तो ग्राउंड लेवल में इन्होंने चीज़ों को देखा होगा, और वही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है। अमूल्य अनिल साहब, ये लॉ स्टूडेंट सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के, उन्होंने भी अपने व्यू पॉइंट प्रॉपरली यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, तो ये था भाई आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कोविड-19 से रिलेटेड है, और कोविड-19 से रिलेटेड एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ आज की डेट में चल रही है भैया, कि राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस। म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्पेक्ट में एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये जो सबसे पहले आपको वीडियो दिख रही है ना, म्यूकोरमाइकोसिस रिस्क मिटिगेशन थ्रू डायबिटीज कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल इट एंड स्ट्रेंथन इम्यूनिटी, जो सबसे पहली वीडियो है ये मेरी बनाई हुई है। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो, म्यूकोरमाइकोसिस। मेरे नाम अर्षित द्विवेदी से सर्च मार दीजिए, आपको पहली वीडियो दिख जाएगी। तो आप इस वीडियो को जाके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, या फिर अगर आप स्टेरॉइड्स पे उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ हद तक यहाँ पे वही सारी चीज़ें रिपीट करके रखी गई, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इससे रिवीजन होता है। सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक में हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। पिछले 3 महीनों में आप देख सकते हो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े। 6 मई को हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली केसेस गए थे 4.14 लाख, और टोटल नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव केसेस इंडिया में 1.5 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। मॉर्टेलिटी 18 मई को सबसे ज़्यादा 4,529 लोगों की डेथ हुई थी। टोटल नंबर ऑफ डेथ इंडिया में 1.5 लाख पहुंच चुकी हैं, और म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस कोविड-19 में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, केंद्र सरकार ने सारे स्टेट से बोला कि भाई ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जो कि फंगल इन्फेक्शन है, दिस इज नाउ अ नोटिफिएबल डिजीज, इसको एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर नोटिफाई करिए। मतलब कि केंद्र की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस पर्टिकुलर म्यूकोरमाइकोसिस की प्रॉब्लम को नोटिफिएबल डिजीज बनाने को बोल रही है। नोटिफिएबल डिजीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी किसी एक डिजीज को नोटिफिएबल बोला जाता है, तब स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट को, जितने भी प्राइवेट और सरकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अगर उनके पास कोई म्यूकोरमाइकोसिस का केस जाता है तो उनको इमीडिएट बेसिस पे वो म्यूकोरमाइकोसिस का जो केस है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन में एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं जिनको आप म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हो। ये जो म्यूकोरमाइसाइट्स हैं ये नॉर्मली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं।
ये फंजी ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपके अंदर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी वीकेंड है तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस पकड़ सकता है। या मान लो आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपने ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड्स या दवाइयाँ खा ली हैं, तो ये स्टेरॉइड्स आर्टिफिशियली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती हैं, इम्यूनिटी सप्रेस कर देती हैं, तो उस केस में भी आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। ठीक है ना। ये जो फंजी स्कोर्स हैं ये बहुत आसानी से आपके लंग्स में पहुंच जाते हैं, साइनस में पहुंच जाते हैं ब्रीदिंग के साथ। और वैसे तो आपका इम्यून सिस्टम इनको मार देगा, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी वजह से, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तब आपके लिए ये जो इन्फेक्शन है ये जानलेवा भी हो सकता है। ये जो सीवियर कोविड-19 डिजीज़ वाले लोग हैं उनको सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है, लंग इंजरी हो सकती है, मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन डिसइंफेक्शन हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। अगर बात की जाए डब्ल्यूएचओ की, तो डब्ल्यूएचओ ने स्ट्रांगली रिकमेंड किए हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सच एज डेक्सामेथासोन टू बी यूज्ड इन ट्रीटिंग पेशेंट्स विद सीवियर एंड क्रिटिकल कोविड-19। तो जो सीवियर और क्रिटिकल कोविड-19 के केसेस हैं उसमें डेक्सामेथासोन जैसे स्टेरॉइड्स को यूज़ करने को बोला गया है, बट नॉन सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स में ऐसा नहीं बोला गया है। तो जब आप नॉन सीवियर केस हो तो इस प्रकार के स्टेरॉइड्स को मत दो, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना वो आपके अंदर म्यूकोरमाइकोसाइट्स के आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे लोगों को एक बात याद रखनी है, भले आप कोविड-19 से सफ़र कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई ज़्यादा ले लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनडिस्क्रिमिनेट ड्रग यूज स्टेरॉइड्स जैसे आपका कोविड-19 तो ठीक नहीं करेंगे, ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसी एक और प्रॉब्लम आपके असर पे लाके खड़ा कर देंगे। तो जब तक कोविड-19 जानलेवा नहीं हो रहा है, जब तक बिल्कुल ज़रूरी नहीं है स्टेरॉइड्स को यूज़ करना, तब तक ना यूज़ किया जाए ज़्यादा अच्छा है। तो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और पेशेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि स्टेरॉइड्स को जुडिशली यूज़ करें, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ करें। और खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि सेल्फ मेडिकेशन ना लें, स्टेरॉइड्स ना लें। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ले सकते हैं। तो इंसुलिन से उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ जाएगा और म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन भी उनको नहीं होगा। ओके। म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल की जाती है। हालांकि एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है, लेकिन 5 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया ने ये बोला है कि हम बहुत तेज़ी से एम्फोटेरिसिन बी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वो बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और कंपनीज को भी लाइसेंस दिए गए हैं सप्लाईज बढ़ाने के लिए। जो इन्फेक्शन होता है म्यूकोरमाइकोसिस के, उसके वही टिपिकल सिम्टम्स हैं, उनकी टाइमली डायग्नोसिस कर लो तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खासकर यहाँ पे एक और बात बोली गई कि जो लोग डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं उनको अपने आप को जितना जल्दी वैक्सीनेट कर लें उतना बेटर है, क्योंकि वैक्सीनेशन से कभी सीवियर डिजीज़ होगा ही नहीं। कोविड का वैक्सीनेशन से आपको माइल्ड होगा, सीवियर नहीं होगा। और अगर आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होता है तो आपको स्टेरॉइड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में म्यूकोरमाइकोसिस के चांस आपके शरीर के अंदर ऑलमोस्ट कम ही हो जाएंगे, निग्लिजिबल हो जाएंगे। ये बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक प्रकार का रिवीजन हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले वाली वीडियोज़ में आपको बता दिए थे, जिसका रेफरेंस शुरू में मैंने आपको दे दिया था। और अपने आखिरी आर्टिकल चलते हैं। गारंटर बिहेवियर ऑन लोन टू कॉर्पोरेट बोरोवर्स, एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लाउंडर। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहोल्ड किया है कि वो क्रेडिटर्स जो कि किसी कॉर्पोरेट डेप्टर को, एक ऐसा पर्सन जो कि बैंकों से जाके लोन ले रहा है, तो जब आप बैंकों से लोन लोगे तो बैंक इस डेप्टर से पूछेगी ना भाई कि क्या गारंटी है, तो तुम लोन वापस कर दोगे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा पर्सनल गारंटर बन के, ये किसी बड़ी कंपनी का मालिक होगा, ये बोलेगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पर्सन की गारंटी देता हूँ, ये बिजनेस चलेगा। तो बैंक यहाँ पे पैसा दे देता है। अब जब ये डेबिटर पैसा वापस नहीं कर पाता है तो इसकी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग में केवल इससे ही पैसा नहीं वसूला जाएगा, इस पर्सनल गारंटर से भी पैसा वसूला जाएगा। ये बात 2019 में केंद्र सरकार ने बोल दी थी। अब जब ये बात 2019 में केंद्र सरकार ने बोली तो ये जो पर्सनल गारंटर्स थे इनकी हालत खराब हो गई। ये दौड़े दौड़े पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है सर, हमें क्यों फंसाया जा रहा है, हमने तो गारंटी दी है, और अगर मान लो एक कंपनी स्ट्रेस्ड हो भी जाती है, ये बर्बाद हो भी जाती है, तो आप इसका करो ना डिस्पोजल, आप इससे पैसा वसूल, आप हमको क्यों पकड़ रहे हो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि आपको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इस कंपनी को डिसॉल्व किया जाएगा तो ऑलरेडी इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकलेगा, और इस कंपनी को पैसा दिलाने में आपका रोल रहा है, तो आपसे भी पैसा वसूला जाएगा ताकि बैंकों की बैलेंस शीट ना बिगड़े।
तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक डिसीजन ऑफ कंसिक्वेंस है, डिसीजन ऑफ सिग्निफिकेंस ही है। ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो हमारे बैंक से उनके ऊपर बैड लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रेस्ड एसेट्स को हटाने के लिए इस प्रकार के डिसीजंस यहाँ पे बहुत यूजफुल हैं। तो जो 2 जज बेंच है उन्होंने क्लच ऑफ पिटीशंस को यहाँ पे देखा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में 2019 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये बात इंक्लूड कर दी थी कि भाई पर्सनल गारंटर्स को भी लायबल बना जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान। ये पर्सनल गारंटर्स दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशंस को रद्द कर दिया है और बोला है कि भाई ये जो पर्सनल गारंटर्स हैं दिस इज अ सेपरेट स्पेशीज ऑफ इंडिविजुअल्स, और इस स्पेशीज ऑफ इंडिविजुअल से भी पैसा वसूल सकती है वो लेंडर जिसने पैसा घुमाया है। आप बैंकों के पास एक चांस है कि वो अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स को ज़्यादा वसूल कर सकते हैं। ये जो एफ्लुएंट प्रमोटर्स है ना, जो किसी और को लोन दिला देते हैं फिर वो कंपनी बंद हो जाती है तो ये एफ्लुएंट प्रमोटर साइड हो जाते हैं, अब ये साइड नहीं हो पाएंगे। पर्सनल गारंटी दी है ना तो पैसा आपको भी चुकाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं, बहुत सारे डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स के प्रमोटर्स रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि हमने 39,000 करोड़ का क्लेम्स भेजा है इंडिविजुअल्स के पास, उन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स के पास जिन्होंने एज अ गारंटर साइन किया था लोन साइन करते वक्त, और चूंकि उन्होंने एज अ गारंटर साइन किया गया था उनके सामने 39,000 करोड़ की डिमांड रखी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग तो खराब हो ही जाएगा इन लोगों का, एकदम से पैसा देना पड़ जाएगा। तो आने वाले समय में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पैसा देने से पहले एंटरप्रेन्योर्स को 2 बार सोचना पड़ेगा। किसी भी पर्सनल गारंटी बॉन्ड पे साइन करने से पहले इन गारंटर्स को इस बात को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस बिजनेस की भी वो गारंटी दे रहे हैं वो बिजनेस डूबेगा नहीं, क्योंकि आपने गारंटी एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दी है, आपने मुंह जमानी गारंटी नहीं दी है। ठीक है ना, कि आप बैंक में मैनेजर के पास गए कि अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है इसका लोन साइन कर दो, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इन कॉर्पोरेट लीडर्स ने पर्सनल गारंटर की तरह साइन किया। तो जब आपके साइन है देन यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। समझ गए बात को? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अब देखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पर्सनल गारंटर्स ने साइन किया तो उनसे पूरा ही पैसा ले लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हेयर कट का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जितना पैसा बैंक ने दिया है पूरा नहीं वसूलेगी, बैंक थोड़ा ही पैसा वसूलेगी, बट थोड़ा भी तो वसूलना है। ये पर्सनल गारंटर वो भी नहीं देना चाहते, ये गारंटी दे के साइड हो जाना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पकड़ेगी, जब तुमने गारंटी दी है कि कंपनी चलेगी तो कंपनी चलनी चाहिए, कंपनी नहीं चली तो पैसा तो देखो भाई चुकाना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना। एफर्ट काफ़ी लगता है, तो अगर आप वर्ड ऑफ द माउथ मार्केटिंग कर देंगे और ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुंचा देंगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू मी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।